नमस्कार छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं अगला काव्य जिसका शीर्षक है छापा। अब इसके लेखक कवि है ओम प्रकाश आदित्य। प्रस्तुत काव्य में कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने कवि के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और उसका बड़ा हास्य व्यंग्यात्मक वर्णन आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि के घर में जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो आखिरकार कवि ने बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से उनसे ही कुछ पाने की कोशिश की है, जिसका बड़ा ही मनोरंजक वर्णन यहाँ पर ओम प्रकाश जी ने किया है। तो चलो सबसे पहले काव्य पद्य संबंधी जानकारी हम देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। यानी कि आयकर विभाग का छापा उन्हीं पर पड़ता है जो ज़्यादातर अमीर होते हैं और गैर कानूनी मार्ग से धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन प्रस्तुत काव्य में ओम प्रकाश आदित्य जी ने बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग के माध्यम से इस आयकर विभाग की कार्यप्रणाली पर उन्होंने करारा व्यंग कसा है और हमारी समाज में होने वाली सामान्य वर्ग की आर्थिक परिस्थिति तथा साहित्यिकों की आर्थिक परिस्थिति का भी बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यानी कि कवि ने इस छापे के माध्यम से जो वर्णन किया है उसमें बड़ा व्यंग्यात्मक हास्य भाव दिखाई देता है, क्योंकि दो अर्थों से उसे बनाया गया है। अब प्रस्तुत काव्य को हम देखते हैं। देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में छापा पड़ा आयकर विभाग का। तुरंत वे मेरे घर में आयकर विभाग के अधिकारी घुस गए और मुझसे कहा कि बोलो, सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों का मतलब यह था कि स्वर्ण मतलब धातु, सोना, और कवि उसका मतलब बता रहे हैं कि नींद जिसे हम कहते हैं। तो कवि ने उन्हें बताया कि अरे कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आँखों में है सोना, वो नींद मेरी आँखों में दिखाई दे रही है, ले लो उसे। तो यानी कि आयकर विभाग के अधिकारी गरज कर थोड़े से जोश में आकर उन्होंने कहा उनसे, अरे मैं स्वर्ण की बात कर रहा हूँ, मुझे सोना चाहिए, स्वर्ण दो। यानी कि सोना धातु वे मांग रहे हैं। देखिए, मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। कवि कह रहे हैं, जोश में आकर कवि कह रहे हैं, अरे स्वर्ण वो तो मेरे सारे काव्य में मैंने बिखेर दिए हैं, मैं उन्हें कैसे दे दूँ, तुम चाहे तो ले लो। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा, अरे तुम समझे नहीं, तुम्हारा सोना मतलब तुमने जो अन्य अनधिकृत रूप से जो अर्थ मतलब धन कमाया है वो हम चाहते हैं। अनधिकृत मतलब गैर कानूनी मार्ग से कमाया हुआ धन जिसे हम कहते हैं, उसकी तलाश में वे आयकर विभाग के अधिकारी वहाँ पर आए हैं और गुस्से से कह रहे हैं कि हमें वो धन चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लूँ। आखिरकार कवि कवि है, उनके पास धन कहाँ से आएगा। वे कह रहे, अर्थ मेरी नई कविताओं में ढेर सारे बिखरे हुए हैं, तुम चाहे तो उसे समेट कर ले लो। यानी कि मेरी कविताओं में वो सारा अर्थ है। यानी कि कवि इस अर्थ का मतलब
ले रहे हैं कि काव्य में जो अर्थ होता है वो मान रहे हैं। और आयकर विभाग के अधिकारियों को अर्थ का मतलब धन चाहिए, इससे वे धन की तलाश में है। आगे देखो, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब आयकर विभाग के अधिकारी और भी गुस्सा हो गए और वे कड़क कर उन्होंने कहा, अरे चांदी कहाँ है? चांदी यानी कि धातु चांदी। वैसे ही कभी भी मुस्कुरा कर यानी कि भड़क कर कभी भी बोले, अरे चांदी तो मेरे बालों में आ रही है, मतलब बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वहाँ से ले लो, ढेर सारे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी कि चांदी मेरे बालों में आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यानी कि जब बातें कवि के समझ में नहीं आ रही है तो यह आयकर विभाग के अधिकारी गरज कर बोलना उन्होंने शुरू कर दिया और कहा, अरे तुम्हारे नोट कहाँ है? नोट, नोट मतलब मुद्रा की बात हम कर रहे हैं, पैसों की बात हम कर रहे हैं, धन की बात हम कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं नोट, वो तो मैं परीक्षा से पहले निकाल लेता हूँ। जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो हम नोट निकालते हैं, यानी नोट मतलब टिप्पणियाँ हम बनाते हैं किताबों से, तो उसे कवि कह रहे हैं कि परीक्षा के नज़दीक आते ही मैं उसे निकाल लेता हूँ। आखिरकार आयकर विभाग के अधिकारी गरज कर बोलते हैं, अरे हम मुद्रा की बात कर रहे हैं। मुद्रा मतलब सिक्के, रुपये, पैसे। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। कवि ने कहा कि मैं भी लरज कर उसी ढंग से बोला कि मुद्रा चाहिए? अरे मेरे चेहरे पर देखो, ढेर सारी मुद्राएं दिखाई दे रही है। चेहरे के भाव, यहाँ पर कवि इस मुद्रा का मतलब ले रहे हैं भाव भावना जो चेहरे पर टपकती है। और आयकर विभाग के अधिकारियों को मुद्रा मतलब रुपये चाहिए, सिक्के चाहिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अब अधिकारियों के पास कोई चारा नहीं था। कवि की बातों को सुनकर मानो वे बेचैन से हो गए, परेशान से हो गए और वे चुपचाप उनके शयन कक्ष की ओर चले गए। शयन कक्ष मतलब जहाँ पर सोने का कमरा, तो उस कमरे में वे चले गए और वहाँ के तकिए की रुई नोचने लगे। रुई मतलब कपास जिसे हम कहते हैं, तकिया जो जिसे हम टेक कर रेल कर बैठते हैं, लोड जिसे हम कह सकते हैं, तो उसकी रुई नोचने लगे, मतलब घर की तलाशी लेने लगे कि कहीं कोई कवि ने धन छिपा कर नहीं रखा है, रुपये छिपा कर नहीं रखे हैं, गहने जेवरात छिपा कर, सोना छिपा कर नहीं रखा है, इसलिए तकिए की रुई वे नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। यानी कि उन्होंने लेखक के घर में जाकर अलमारियों को खोल दिया। इतना ही नहीं, पीपियों को भी टटोला। पीपिया मतलब छोटे छोटे जो लोहे के डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों को निकाला, उनमें उन्होंने झांक कर देखा, टटोल कर देखा, कहीं कुछ धन तो छिपा कर नहीं रखा है। इतना ही नहीं, कवि कह रहे कि उन्होंने हमारे घर के बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक मतलब बच्चे, यानी कि बचत करने के वास्ते जो डिब्बा रखते हैं जिसमें थोड़े थोड़े रुपए वे बचत करते हैं, उसे गुल्लक कहते हैं। ऐसा डिब्बा, यानी कि उस गुल्लक तक को उन्होंने नहीं छोड़ा इन अधिकारियों ने, उसे भी टटोल कर देखा, फोड़ कर देखा कि कहीं कोई धन तो छिपा कर कवि ने नहीं रखा है। देखिए आगे,
कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यानी कि पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, यानी कि कनस्तर हो, गुल्लक हो, चाहे जो भी हो, जहाँ जहाँ उन्हें मुमकिन था वहाँ वहाँ पर उन्होंने सब देख लिया, लेकिन सब में एक शून्य ब्रह्मांड उन्हें दिखाई दिया। यानी कि कुछ नहीं है, सारा खाली पड़ा हुआ है। वे निराश ही हो गए। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मुरझा जाना मतलब निराश होना, उदास होना। कवि के घर में ऐसा अरण्य कांड देखकर, यानी कि उस वहाँ पर कुछ है ये नहीं है, पूरा घर खाली है, यह देखकर उनके चेहरे, यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों के चेहरे मुरझा गए। वे उदास हो गए, जिस अपेक्षा से उन्होंने कवि के घर पर छापा मारा था, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। यानी कि उनके गुस्से के बदले अब धीरे धीरे उनके मन में कवि के प्रति करुणा उमड़ने लगी। आगे देखो। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। कहा है यहाँ पर उनके 20 सूची हृदय में, मतलब सूची मतलब यादी, यानी कि वे ढेर सारी अपेक्षा करके उन्होंने कवि के घर में छापा मारा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उनकी ढेर सारी यादी उनके पास थी, सूची थी, लेकिन उनमें से कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला, पूरा घर खाली था। तो उनके मन में पहले जो रौद्र की भावना थी, क्रोध की भावना थी कवि के प्रति, वो सारी यानी कि विलुप्त हो गई। उस रौद्र रस की जगह पर करुण रस निर्माण हो गया। रस मतलब हिंदी साहित्य के अलग अलग रस होते हैं। यहाँ पर करुण रस मतलब अब कवि के प्रति इन अधिकारियों के मन में दया उत्पन्न होने लगी। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। आखिरकार उन्होंने कवि की क्षमा मांगी कि माफ़ कीजिए, हमें किसी ने लगता है गलत सूचना दी है कि आपके घर में अनधिकृत रूप से छिपाया हुआ ढेर सारा धन है, लेकिन यह गलत है। किसी की गलत खबर की वजह से आपको हमसे ढेर सारी परेशानियां उठानी पड़ी, तो हमें माफ़ कीजिए। यानी कि वे पछताने लगे अपनी असफलता पर, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ धन मिला ही नहीं। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, यानी कि वो बेशर्मिंदा हो गए। अपना सिर झुकाकर वे कवि के घर से वापस लौटने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। कवि ने कहा कि कवि ने उन्हें रोका और कहा कि ठहरिए, सिर मत धुनिए, इतना यानी कि निराश मत होइए, उदास मत होइए। अगर सोचिए कि मेरे घर में अगर धन होता तो आप यह सारा धन ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कभी कह रहे आपने देखा मेरे घर में कुछ भी धन नहीं है, अब कम से कम इतना तो कीजिए कि अगर मेरे घर में कुछ भी धन नहीं है तो थोड़ी बहुत रकम, थोड़ा बहुत धन मुझे देकर तो जाइए जाते जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। कवि ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी जब छापा मारते हैं तो जिनके घर में ढेर सारा सोना है, अनधिकृत धन है, सोने चांदी के सोफे है, यानी कि बैठने की जगह कुर्सियाँ है, वह तो आप जब्त कर लेते हैं, यानी कि आप ले जाते हैं। अब मेरे घर में तो आपको कुछ भी नहीं मिला है, उनके घर से यह सारा आप निकलवा लेते हैं। आगे देखो, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यानी कि यह बात अच्छी है कि जिनके घर में इस प्रकार ढेर सारा धन छिपा हुआ है और गैर कानूनी मार्ग से उन्होंने रुपए इकट्ठा किए हैं, वो सारा आप लेकर चले जाते हैं, जब्त करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिनके घरों में कुछ भी नहीं है, कम से कम जाते जाते एक तख्त तो डलवा दीजिए।
तख्त मतलब छोटी सी लकड़ी की बनाई गई कुर्सी, यानी कि आपने देखा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अगर मेरे घर में कुछ होता तो आप उसे लेकर चले जाते। अब एक काम कीजिए कि मेरे घर में कम से कम एक तख्त मतलब एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी तो डलवा दीजिए, यानी कि मुझे देकर जाइए। तो छात्रों, यहाँ पर कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से आयकर विभाग के छापे का वर्णन किया है और साहित्य की होने वाली दुर्दशा भी यहाँ पर दिखाई गई है, और आयकर विभाग की गलत फहमियों की वजह से किस प्रकार जन सामान्य को कभी कभी उनका शिकार होना पड़ता है, इसका बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने वर्णन किया है। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।